बनाकर उनसे लड़ेंगे। हम काका फिर से चलाएंगे, दुनिया को अपनी पहचान बताएंगे। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी, शेर व अदब, सोशल साइंस, एजुकेशन और दुनिया भर के नॉलेज पर मुबनी खास प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है इल्म की रोशनी। इल्म की रोशनी से हमारा मतलब है इल्म यानी नॉलेज की अहमियत और उससे हासिल होने वाली समझदारी की एक मेटाफर है जो इल्म यानी नॉलेज को एक रोशनी के तौर पर पेश करता है, जो हमारे जहन की तारीकी यानी अंधेरे को दूर करती है और सही रास्ता दिखाती है। हम अपने आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे भारत में हायर एजुकेशन के मैदान में मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ की यानी मौक़ों की। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर और हेड ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से आरती श्रीवास्तव, और साथ ही हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर राजेश जी। हम आप दोनों का अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं और साथ ही आप सबको याद दिला दें कि आपके जहन में भी कोई सवाल हायर एजुकेशन के मैदान में मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से है तो आप कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। इसके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश किया जाएगा। हमारी इस खास पेशकश में अब हम बात करते हैं कि आज अगर हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आप राजेश जी, हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ इन हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन का क्या मतलब है और किसको ये करनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हायर एजुकेशन से हम क्या समझते हैं जी। और हायर एजुकेशन क्यों करनी चाहिए। आज हम 21st सेंचुरी में जो हमारी NEP 2020 है उसके उपलक्ष्य में भी हम लोग बात करेंगे। और उच्च शिक्षा को अगर हम देखें और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ हम ध्यान करें तो शिक्षा का हमारा मतलब है पठन पाठन, टीचिंग, रिसर्च और उसके साथ साथ समाज के सभी वर्गों से जोड़ना, जिसको हम विस्तार भी कहते हैं, कम्युनिटी आउटरीच भी कह सकते हैं, सोशल आउटरीच भी कर सकते हैं। यानी शोध के साथ साथ शिक्षा और विस्तार समाज से जोड़ना, यानी उच्च शिक्षा जो आज के समय में तकरीबन हम 27% लोगों को दे सकते हैं और जो आने वाले समय में हम 2035 तक 50% भारत के लोगों को यह उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के माध्यम से। उसमें हम हमारी कोशिश है कि यह उच्च शिक्षा पठन पाठन, शिक्षा, शोध और विस्तार के माध्यम से सभी तक पहुंच पाए। जी बिल्कुल। प्रोफेसर आरती, आपसे समझना चाहेंगे क्या जो हायर एजुकेशन है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो जॉब करना चाहते हैं, अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, या फिर किन लोगों के लिए है ये हायर एजुकेशन? देखिए, स्कूल एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है बिकॉज दैट फॉल्स इन द एम्बिट ऑफ राइट टू एजुकेशन। लेकिन उच्च शिक्षा उन लोगों के लिए है जो कि शिक्षा के ही दायरे में और आगे बढ़ना चाहते हैं। जॉब एक उसका एक आउटकम है, बट शिक्षा एक क्यूरियस माइंड, एक इंक्वायरी बेस्ड माइंड और एक आगे सोचने के लिए एक नागरिक को, ऑटोनमस इंडिविजुअल को तैयार करने की प्रक्रिया है जो कि टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च के द्वारा या सोशल आउटरीच के द्वारा तैयार होती है। तो उच्च शिक्षा में मेन चीज क्या होता है कि जो भी नॉलेज है उसके बियॉन्ड जाना। हम बियॉन्ड जाते हैं या जो उसकी परिधि है उसको पुश करते हैं। तो पुश द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज और गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज गिवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। अब आपसे समझना चाहेंगे प्रोफेसर राजेश कि अगर किसी को हायर एजुकेशन लेनी है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या विषय होते हैं, या फिर क्या कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, हायर एजुकेशन में अभी जो बच्चे आते हैं
और जहाँ अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, जो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारे देश में है, जिसमें 416 स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जी। और इसके अलावा 361 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और तकरीबन हमारे पास 52,000 के करीब कॉलेजेज हैं, महाविद्यालय हैं, जिसके माध्यम से कि रूरल, अर्बन और बाकी क्षेत्रों के जो लोग हैं वो समाज विज्ञान में, वाणिज्य, कॉमर्स में, साइंस टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंसेज में, जिसको हम प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं, इन सबों में वो डिग्री ले सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर हम ये देखेंगे कि उच्च शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान व्यावसायिक शिक्षा की तरफ जा रहा है, प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जा रहा है, जो इंजीनियरिंग, मेडिकल के अलावा कॉमर्स की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, और जो हमारे साइंस, कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये सब जो नए एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हैं, इसकी तरफ कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हम शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो हमारी अपनी भाषा है या जो हमारा साहित्य है और जो हमारा आर्ट्स, कला है, उस पे भी बच्चे अपनी रुचि दिखाते हैं और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज उनको मिलता है। जी बिल्कुल, आपने बताया कि प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं और आर्ट में भी बहुत सारी ऐसे लाइंस हैं जिसमें कि आप हायर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। प्रोफेसर आरती, अगर बात करें एडमिशन की, इतना आसान नहीं है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। 12th की अगर बात करें तो इतने अच्छे पूरे परसेंटेज नंबर लेके आते हैं बच्चे, तो कैसे एडमिशन लिया जा सकता है? एडमिशन के लिए सबसे जो फाउंडेशनल बात है कि आपको नॉलेज कितनी, आपका नॉलेज बेस कितना स्ट्रांग है। कोई भी कंपटीशन है, आज भी आप देखें तो बहुत गरीब तबके से बच्चे बहुत नीट या जेईई की परीक्षा पार कर लेते हैं, और बहुत जो ये जो इस तरह के जो स्कूलिंग सिस्टम में जो फंसे हुए लोग हैं, जो मिथ ऑफ द पब्लिक स्कूल है, वहाँ के बच्चे कोचिंग इतना ज़्यादा उनको कंफर्ट जोन में रखा जाता है कि वो उसी कंफर्ट जोन में आके वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं। उसके अलावा जो हम ये बात कह रहे हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो नए सब्जेक्ट्स इवॉल्व होते रहते हैं। जैसे अगर आप 50-60 साल पहले देखें तो कोई ऐसा सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री नहीं था, या नए सब्जेक्ट जैसे आजकल डेटा साइंस है, डेटा साइंस वाज नॉट अ सब्जेक्ट। लेकिन अब ये भी चीज़ें नई इवॉल्व होती जाती हैं, और ये होता है जैसे कि आप जो आपके ट्रेंड्स इन सोसाइटी हैं, ट्रेंड्स इन नए जो सब्जेक्ट्स इवॉल्व होते हैं थ्रू रिसर्च, तो उसमें नई चीज़ें निकलती जाती हैं और उसी से नए डिसिप्लिन्स इवॉल्व होते हैं। तो ये भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नई चीज़ें निकल रही हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं। हमारे समय में हम डेटा साइंस नहीं पढ़ सकते थे, आज हम पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर आरती, अगर दूर दराज के गांव में या फिर किसी शहर में इन सारी नॉलेज के बारे में जो आप बता रही हैं कि नए कोर्सेज आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे जानकारी हासिल की जा सकती है? आजकल ये बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, और सारी जितने कोर्सेज और एडमिशन प्रोसेसेस हैं, ये सारे जो हैं एक लिंक के द्वारा आप क्लिक करके तुरंत जा सकते हैं। तो अभी आप गांव में जाइए तो अब वो गांव पहले जैसा गांव नहीं है। सेंस ऑफ ड्रेसिंग, सेंस ऑफ ईटिंग, सब कुछ बदल गया है, इंक्लूडिंग एजुकेशन। तो आज शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की दूरी बहुत कम हो गई है थोड़ी सी, लेकिन बहुत कम हो गई है। तो यहाँ का गाँव का बच्चा को भी उतनी ही नॉलेज हो सकती है जितना कि शहर के बच्चे को भी। तो ये दूरी कम हो गई है, और ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन है। स्कूल लेवल पे NIOS है, विच इज द लार्जेस्ट स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। इग्नू है, वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स। और उसके अलावा स्टेट वाइज बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कर्नाटका की है, यूपी की हैं, बहुत सारी ओपन सोर्सेज हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत कोर्सेज हैं, जैसे कि स्वयं प्लेटफॉर्म पे हैं, कोर्सेरा पे हैं, फेडेक्स पे हैं, तो बहुत सारे सोर्सेज हो गए। खान एकेडमी है। तो बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, वो कहीं से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर राजेश, काफ़ी सारी जगह से बच्चे अपनी नॉलेज हासिल कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफेसर आरती भी कह रही हैं, कॉर्सेरा है, खान यूनिवर्सिटी। क्या ये वैध है, वैलिड है? क्या यहाँ से ली गई डिग्री या सर्टिफिकेट वैलिड होता है?
देखिए, अभी जो हमारा इवन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो बहुत जल्दी हायर एजुकेशन काउंसिल की प्रक्रिया में है, और उच्च शिक्षा में हमने, जैसा मैडम ने भी बताया, कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग की हम बराबर वैल्यू देते हैं जी। और जो हमारी नेशन का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, या ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में कई ओपन डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेज और तकरीबन 1900 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेज भी हैं। 23 हमारे IITs हैं, 20 IIMs हैं। इनके माध्यम से हम प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल डिग्री ले सकते हैं। और स्पेशली अगर हम कहें जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें कई बार डाउट होता है क्या इसकी डिग्री की मान्यता है, बिल्कुल मान्यता है। बहुत से विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में ओपन डिस्टेंस लर्निंग करके टीचिंग प्रोफेशन में और बाकी जॉब में काम कर रहे हैं। अगर हम डबल हायर एजुकेशन में हम तकरीबन 27% से 50% तक करने की हम सोच रख रहे हैं 2030-35 तक, तो हम इस उम्मीद में कर रहे हैं कि स्वयं के पोर्टल से या ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से या स्टेट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसको कि UGC, लेकिन एक बात जरूर बच्चे और उनके पेरेंट्स ध्यान रखें कि वो देख लें कि जिस भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से वो डिग्री ले रहे हैं, वो एफिलिएशन उनका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या ऑफिशिएटिंग जो भी एफिलिएटिंग बॉडी है उससे वो एफिलिएटेड है कि नहीं है। ये जानकारी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से भी एफिलिएटेड पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की ली जा सकती है, और उसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों को हायर एजुकेशन में लाया जा सके। और एक बात मैं फिर और रिपीट करना चाहूँगा जो मैडम ने कहा कि आज के समय में जो रूरल अर्बन या जो रीजनल गैप है वो इस सोशल मीडिया के माध्यम से या डिजिटाइजेशन के माध्यम से ये दूरी काफ़ी कुछ कम हो रहा है। और वो ज्ञान जो हम अर्बन एरिया में प्राप्त करते हैं हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, वो चीज़ बाकी और रीजन पर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसकी भी कोशिश हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर आरती, जैसा कि आपने भी बोला कि तमाम प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां से कि आप डिग्री हासिल कर सकते हो, सर्टिफिकेट्स हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपसे समझना चाहेंगे कि अगर रेगुलर क्लासेस लेकर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाता है या फिर कोई डिस्टेंट लर्निंग के ज़रिए अपनी डिग्री हासिल करता है, तो जब वो जॉब के लिए अप्लाई करता है या प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करता है, तो क्या बराबर की तरजीह दोनों को दी जाती है या कोई फ़र्क दिखाई देता है? देखिए, कोई भी, जब हम लोग इंटरव्यू बोर्ड्स में बैठते हैं तो कोई भी जो कैंडिडेट आता है तो उसकी नॉलेज को ज़्यादा देखा जाता है रादर देन डिग्री। शायद हम लोग के पास कभी कभी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है कि इसने यहाँ से किया, लेकिन अगर आपको ज्ञान है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, वो जो है आप वहाँ से आप सक्सीड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन आपको ब्रांड करता है, लेकिन ब्रांडिंग के साथ साथ आप उसके बियॉन्ड ब्रांडिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड का आया हर एक कैंडिडेट बहुत अच्छा नहीं हो सकता है कोई जो यूनिवर्सिटी जिसका हम नाम भी नहीं जानते वहाँ का कैंडिडेट उससे ज़्यादा अच्छा निकल पाए। तो ब्रांड अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके गोइंग बियॉन्ड द ब्रांड इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल। तो गोइंग बियॉन्ड द ब्रांड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और आपने जहाँ से भी हासिल की हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रोफेसर राजेश, आपने NEP 2020 की बात की, तो किस तरह का बदलाव इसके आने के बाद हायर एजुकेशन में दिखाई दे रहा है? देखिए, जो 21st सेंचुरी का ये पहली जो शिक्षा नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये काफ़ी कुछ मामले में बिल्कुल नया और बदलाव है जी। अगर हम ये कहें कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, तो जो अपने यहाँ 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता था वो अब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स हुआ, जो बाहर के डिमांड के अनुसार, क्योंकि हमारे बच्चे
नुकसान में रहते थे। बाहर 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता था और अपने यहाँ 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता था। तो ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स हुआ और इसके अंदर जो और महत्वपूर्ण बात हुई, इसे स्पेशली गर्ल्स की रूरल एरिया को ध्यान में रख के, कि इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, यानी बच्चा 1 साल का भी कोर्स करके वो चाहे तो निकल सकते हैं, उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल के बाद उसको डिप्लोमा मिलेगा, फिर आगे वो इंटर कर सकते हैं, 3 साल के बाद उसको ग्रेजुएशन मिलेगा और चौथे साल में उनको डिग्री मिलेगी। और अगर 75% और उससे ज़्यादा है तो फिर वो रिसर्च डिग्री एडेड होके मिलेगी और 4 साल के कोर्स के बाद वो सीधा वो पीएचडी डिग्री में जा सकता है जी। अगर उनको 75% और उससे ज़्यादा का मार्किंग। यानी काफ़ी कुछ बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आया कि बच्चे बीच में छोड़ के भी दोबारा वो इंटर कर सकते हैं, अपने चॉइस के अनुसार वो क्रेडिट ले सकते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बदलाव वो आया कि जब हम लोग छात्र होते थे तो सिर्फ डिसिप्लिन का कोर्स पढ़ाया जाता, जैसे हम कॉमर्स के कॉमर्स पढ़ाया गया, फिजिक्स के हैं फिजिक्स पढ़ाया गया। आज के समय में जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो हम फिजिक्स कंप्यूटर के साइंस के साथ म्यूजिक पढ़ सकते हैं, म्यूजिक के साथ हम स्पोर्ट्स पढ़ सकते हैं। यानी काफ़ी कुछ उसमें बदलाव आया कि हम अपने चॉइस बेस्ड क्रेडिट अर्न कर सकें और हम जहाँ जिस सब्जेक्ट में चाहें डिसिप्लिन कर पाएँ। और महत्वपूर्ण चीज़ कई विश्वविद्यालय ने स्टार्ट किया कि कॉम्पिटेंस इन्हेंसमेंट कोर्स, जैसे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करूंगा कि अगर किसी, मैडम ने डाटा साइंस की बात की कि डाटा साइंस के ऊपर अगर किसी को 4 या 6 क्रेडिट का कोई कोर्स करना हो तो हम 10% एक्स्ट्रा सीट दे करके किसी भी एज वर्ग के लोगों को सुपर न्यूमररी सीट के माध्यम से उस कोर्स में जिसमें कि इंटरेस्ट हो 4 या 6 क्रेडिट का, वो एडिशनली ले सकता है। यानी जो रेगुलर बच्चे हैं उनका भी हार्म नहीं हुआ, लेकिन कोई प्रोफेशनल है वो अगर चाहे कि नहीं हमें जर्नलिज्म का ये 4-6 पॉइंट का हमें हमारे कैरियर में महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर साइंस का ये महत्वपूर्ण है, तो वो डिग्री कॉम्पिटेंस इन्हेंसमेंट कोर्स के माध्यम से कई यूनिवर्सिटी ने किया, सभी विश्वविद्यालयों में प्रारंभ करने की योजना है। यानी जो हम कहा जाता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हर एज में हम किसी न किसी हायर एजुकेशन के कोर्स से जोड़ना और अपनी कॉम्पिटेंस को इंक्रीज करना, ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। जी बिल्कुल, आपने बहुत तफसील से बताया प्रोफेसर राजेश कि किस तरह से फ्लेक्सिबल है काफ़ी अब हायर एजुकेशन लेना और मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट पॉसिबल हैं और एज भी कोई बैरियर नहीं है। प्रोफेसर आरती, आपके हिसाब से अगर हम इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कौन से मेजर रिफॉर्म्स आपको दिखाई देते हैं? I think the very concept of the university needs to be thought over. उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटीज़ अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, डिजिटाइजेशन इतना आ गया है, तो यूनिवर्सिटीज़ अब किस नए फॉर्म में आएंगी, क्योंकि अब वो जो टिपिकल था कि क्लासरूम्स उसी में सारी बातचीत होनी है, अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम्स आ रहे हैं वेयर यू गिव द रीडिंग्स इन एडवांस और उसको आप खाली डिस्कस करते हैं इन हायर एजुकेशन। तो इस तरह की नई चीज़ें आ रही हैं, तो वी हैव टू रीथिंक ऑन द एंटायर स्ट्रक्चर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो ओरिजिनल जिस थॉट था, द आइडिया ऑफ न्यूमैन, जिसमें कि ये था कि आप आए हैं फॉर द लव फॉर नॉलेज, तो आप उसको आए, उसमें 40% येस डिग्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट बियॉन्ड दैट क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनोवेशन, इन सबको ज़्यादा थ्रस्ट एरिया कि आप फ्री होकर सोचें और फ्री होकर नई चीज़ें सोचें और समाज को वापस दें। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीथिंक ऑन द होल आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। बिल्कुल। प्रोफेसर राजेश, अगर हम करिकुलम की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में ये स्टैंडर्ड होता है या यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज अपने हिसाब से तय कर सकते हैं? जो करिकुलम और कंटेंट की बात आपने किया कि हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी काफ़ी कुछ गाइडलाइंस हमें आता है, जिसको हम लोकल लेवल पर यूनिवर्सिटी में उसको लोकलाइज करते हैं। और अगर हम जैसे डिसिप्लिन की बात करें तो हम लोग को याद है कि जब हम लोग छात्र होते थे तो जो अभी हम लोगों ने बताया कि सिर्फ डिसिप्लिन की पढ़ाई होती थी। अगर आज हम बात करें तो स्किल बेस्ड कोर्सेज,
एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो सारी चीज़ हमारे सिलेबस में जोड़ा गया, स्किल एम्प्लॉयबिलिटी के द्वारा जोड़ा गया। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज से लैंग्वेजेज को या एडिशनली जो चीज़ हम प्राप्त नहीं कर सकते उनको जोड़ने के लिए, या कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, ज्ञान है, वो छूट रहा है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम को जोड़ने के लिए यानी काफ़ी कुछ वैरायटी लाया गया। जो एक रॉट लर्निंग होता था वो एक लर्नर सेंट्रिक एक्सपीरियंशियल व्यवहारिक ज्ञान, जैसा मैडम ने भी बताया, इस तरह करने का प्रयास किया गया कि बच्चों को वैरायटी दिया जाए, एक ट्रेडिशनल लर्निंग के रूप में नहीं हो। और जो पेडागोजी की भी बात हुई, वो एक लर्नर सेंट्रिक चॉइस, उसको कंटेंट और करिकुलम में लर्निंग का, बल्कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज और कई बार हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या हम देखते हैं जो अब सब जगह शुरू हो रहा है, बिट्स पिलानी और काफ़ी जगह कि बच्चे अपने कोर्सेज को और टीचर दोनों को सेलेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के माध्यम से, कौन सा कोर्स उनको सेलेक्ट करना है और किस टीचर को वो स्पेसिफिक होंगे, दोनों इंस्ट्रक्टर भी सेलेक्ट करते हैं। यानी इस तरह की उनको चॉइस आई जिसमें कि बच्चे अपने करियर के अनुसार, नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए जिस तरह के कोर्सेज को चाहें वो क्रेडिट ले सकते हैं और वो अपने करियर में यूज कर सकते हैं। ये बदलाव कंटेंट और करिकुलम में आया है और जिसमें प्रोफेशनल का, इंडस्ट्रीज का और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उनसे भी इनपुट लेने का है, जिससे कि हमारा जो करिकुलम है वो सिर्फ टीचर या इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक न रह पाए। जी बिल्कुल। तो प्रोफेसर आरती, जैसे कि प्रोफेसर राजेश बात कर रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह का इम्पैक्ट इसका दिखाई देगा, किस तरह का बदलाव इसकी वजह से दिखाई देगा, या फिर क्रेडिट सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं किस तरह का इम्पैक्ट इससे होगा? देखिए, अभी तक ट्रेडिशनली जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसका क्रिटिक ही यही था कि आइवरी टावर्स, तो अगर आप ऑक्सफोर्ड में जाएं तो वहाँ पे आपको एक्चुअली आइवरी टावर दिखेगी। तो आइवरी टावर का मतलब है कि आप रियलिटी से परे हैं, आप अपनी दुनिया में कुछ थ्योरी रिसर्च कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है दैट कनेक्ट्स, तो आप जो है रियलिटी, जैसे आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो आप जाके फील्ड पे करिए, है ना, आप फील्ड से जो है रियल लाइए, तो ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो यूज़ हो रही है। तो आपकी थ्योरी जो है वो आपकी लैब या आपके क्लासरूम्स में नहीं बन रही है, वो थ्योरी आपकी बन रही है ग्राउंड से आप डेटा लाते हैं, उससे उसको थेराइज करते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड नॉन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और फिर यही जब हम रियलिटी से जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, इंसाइट्स जो आते हैं आपके उसमें, तो उससे जो है आपकी थ्योरी जो है नॉट ओनली बेस्ड ऑन डेटा बट मेनी अदर इंसाइट्स, वो आपकी बहुत होलिस्टिक थ्योरी होती है, विच इज नाउ द ट्रेंड कि आप देख रहे हैं कि ज़्यादा रिसर्च जो है वो ग्राउंड से आ रही है टू द क्लासरूम्स। जी बिल्कुल। तो काफ़ी बदलाव हुआ है NEP 2020 आने के बाद। प्रोफेसर राजेश, अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करें हायर एजुकेशन में, तो कहाँ पर खड़े हैं अभी हम? आपने बहुत अच्छी बात की कि हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क से हम नेशनल लेवल की रैंकिंग की भी करते हैं, इसके अलावा ग्लोबल रैंकिंग की भी बात है और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन के आधार पर रैंकिंग बढ़ाने के लिए अपने यहाँ भी ये कोशिश हो रही है कि जो भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैडम ने ऑक्सफोर्ड की बात की, बाकी और जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ ब्रांचेज खोले जाएं, उनके बच्चों को यहाँ लाया जाए और पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बिल्कुल ही इसके योग्य बनाया जाए। और इसके लिए जो आपने ग्लोबल रैंकिंग की बात की, इसमें हमारी जो टीचर्स की ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का, और जो भी हमारे रिसोर्सेज कंस्ट्रेन हैं उनको नेटवर्किंग, पार्टनरशिप के माध्यम से हम उसको कम करने का या रिसोर्सेज को बढ़ाने का, या इसके लिए रिसर्च को और इम्फेसाइज करने के लिए हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से एकेडमिया को, इंडस्ट्रीज को और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ मिला के रिसर्च या मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, इस तरह की चीज़ों को फोकस कराया गया कि बाय 2040 हमारे रिसर्च और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ बढ़े
और बाकी टीचर्स के ट्रेनिंग के माध्यम से, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, क्रेडिट ट्रांसफ़र के माध्यम से हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के और ज़्यादा रैंकिंग को बढ़ा सकें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कर सकें। इस संबंध में एक लेवल तक तो हम पहुँचे हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें अभी और ज़्यादा टीचर्स के ट्रेनिंग के माध्यम, लोगों के माइंडसेट को बदलने की बात, या इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात, और पब्लिक प्राइवेट को कॉम्पिटिटिव लाने की बात, इन सब चीज़ों में और भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ूं तो सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस की फंडिंग दी थी, जिसमें 12 इंस्टीट्यूशंस थे, 4 पब्लिक थे और 4 प्राइवेट थे और 8 पब्लिक थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने नीपा में रिव्यू करा और ये पाया कि अभी भी हम लोग ग्लोबल से अभी काफ़ी कम पे हैं। इसमें थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अभी पैसा और इकोसिस्टम और माइंडसेट और चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत है कि हम लोग ग्लोबल आए, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर में इंडिया का बेस्ट माना जाता है, वहाँ पे भी जो एक्सपीरियंसेस थे कि अभी हम लोग 120th पे हैं, जो एक माइक्रोस्कोप वहाँ पे अवेलेबल है। वैसे अगर आप किसी और ग्लोबली हाई रैंक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड में, तो वैसे वहाँ 20 अवेलेबल हैं। तो वेटिंग टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स इज अबाउट 15 डेज इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बट अगर आप ग्लोबली जाते हैं तो 1 घंटे में आप वो माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं, तो आपका लैग टाइम कम हो जाता है। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड वे ऑफ अपलिफ्टिंग। लेकिन अभी और उसमें बहुत ज़रूरत है कि कैसे आप मतलब उसमें फंडिंग करें और बहुत सारे अदर रिफॉर्म्स लाएं, जिससे कि ऑटोनॉमी जो है इंस्टीट्यूशंस की बढ़े और इंडियन हायर एजुकेशन अपने ग्लोरी पे पहुंच पाए। बिल्कुल। प्रोफेसर आरती, मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि NEP 2020 में बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, बदलाव की बात कही जा रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो क्या क्या और चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस हर लेवल पे हैं। जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी की बात थी, तो मल्टी डिसिप्लिनरी में बताया गया म्यूजिक आपका स्किल बेस्ड। ये अब हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में गए थे, सारे प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग थी, तो वहाँ पे यही कहा गया कि बच्चे एक सेमेस्टर में हारमोनियम ले लेते हैं और अगले सेमेस्टर में तबला। अब ये 2 चीज़ें हैं कि आप 5-5 साल मिनिमम लगेंगे तब आपको सीख आता है। तो आप जो है मतलब इसके नाम पे थोड़ा सा डाइल्यूशन हो जाता है कि आपको नंबर तो कुछ मिलने ही है, तो आपने एक सेमेस्टर में हारमोनियम बजाया तो कुछ नंबर मिल गए, लेकिन आप सीखे कुछ भी नहीं। सो वो दैट टाइम गोज वेस्ट। सिमिलरली और जो चैलेंजेस हैं, जैसे वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉलेज लेवल पे जैसे हैं, तो जो चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जैसे वहाँ पे चल रहा है कि आप अपने वातावरण को साफ कैसे रखें, तो वो चीज़ें कि कूड़ा बीनो, ये करो, ये सब चीज़ें आपको स्कूल लेवल पे बता देनी चाहिए। हायर एजुकेशन पे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं। सो देयर हैज़ टू बी अ थॉट इन गोइंग कि व्हाट इज वैल्यू एडेड कोर्स, व्हाट इज स्किल एनहांसमेंट कोर्स, उसको किस लेवल पे कितना दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। तो वो जो है उससे जो है स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादातर ये जो हो गया कि वैल्यू एडेड में आप नंबर कम नहीं दे सकते, जिसने कर रहा है उसको आप हाई नंबर देंगे, तो वो दैट आई थिंक इज लीडिंग टू सम डाइल्यूशन। तो इस सब चीज़ों पर रीथिंक करना है कि क्या कौन से कोर्सेज, आइडिया अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। एक तो ये है। फिर जैसे मल्टीपल एग्जिट एंट्री की बात थी, अब 1 साल बच्चा छोड़ के गया, अब वो 2 साल बाद आपकी क्लास में वापस आ रहा है, तो कितने बच्चे आएंगे, कितना आएगा, कैसे आप एलोकेशन करेंगे, टीचर का वर्कलोड कैसे होगा। और बच्चा जब हम लर्निंग करते हैं तो साइमल्टेनियसली हम डी लर्निंग भी करते हैं। 80% ऑफ व्हाट वी लर्न वी फॉरगेट आल्सो। सो अब 2 साल बाद वो सेकेंड ईयर में आ गया, वो 80% तो भूल चुका है, और जो बाकी स्टूडेंट्स क्लास में है वो रेगुलर हैं, तो उनको शायद ज्यादा याद हो। तो ये आप कैसे पैरिटी करेंगे, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। देन हर चीज जैसे कह रहे हैं कि आउटकम बेस्ड करना है, तो हर चीज का आउटकम हम कैसे, मतलब वो लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन हाउ डू वी एक्चुअली गेट इट इनटू द रियल वे दैट वी वांट टू। तो ये सारी चीजें बहुत सोचने की है कि इनको कैसे कहें। मल्टी डिसिप्लिनरी जैसे है तो आप कैसे, मतलब फिर वही बात है, कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं उसमें तो स्टूडेंट्स जाएंगे, कुछ लोग जैसे फिलॉसफी का कोर्स है वो कौन लेगा, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स फिलॉसफी है, तो कहाँ से कितने बच्चे यहाँ से ऑप्ट करेंगे, उसके लिए क्या इंतजाम है, क्या क्लासरूम्स हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिबेट चल रहा था कि जो 4th ईयर ऐड हुआ है तो उसके लिए बच्चे बैठेंगे कहाँ, तो उसके लिए ये हुआ कि भाई आप शाम तक 8 बजे तक, अब सुबह का टीचर आया हुआ 8 बजे से 8 बजे तक करेगा तो वो क्या ही पढ़ा पाएगा। तो ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है कि इम्प्लीमेंटेशन, अ पॉलिसी इज एज गुड एज इम्प्लीमेंटेड। सो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस थिंग। जिस तरह से हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में
सारी जगह जो है वीकनेस होती है, लेकिन वो ज़्यादातर जो है वीकनेस कहीं ना, बट अगर एजुकेशन में हम वीक पड़ जाएंगे तो इट्स अ मैन मेकिंग प्रोसेस, तो जिनकी लाइफ इम्पैक्ट हो जाएंगी उसका लाइफ लॉन्ग आप उसका रिजल्ट देखेंगे कि कैसे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन द वे वी इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। जी बिल्कुल। प्रोफेसर राजेश, आपको किस तरह के चैलेंजेस दिखाई देते हैं? अभी मैडम ने बहुत कुछ कहा। जहाँ तक मुझे चैलेंजेस की बात करेंगे तो हायर एजुकेशन में जब आपने मुझे बुलाया तो हमने आज 20-25 बच्चों से, अलग अलग इसके कैटेगरी के बच्चों से पूछा कि बताओ तुम्हारे क्या चैलेंजेस है, क्या इशू करते हो। एक तरह से हमने फील्ड टेस्टिंग करने की बात की कि मैं क्या बात करूँगा। जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि सबसे पहली जो आवश्यकता है, हम शिक्षक हैं, हमारी ट्रेनिंग ओरिएंटेशन, मैडम की बात से मैं इत्तेफाक रख रहा हूँ कि लर्निंग, रीलर्निंग, लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग, हमें अनलर्न भी करना है, रीलर्न भी करना है। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मान लीजिए एक टीचर हैं, हम आज 30 साल के लिए टीचर 30 साल में अपॉइंट हुए, हमारी 65 साल की टीचिंग की जॉब है, यानी 35 साल तक हम जिस हायर एजुकेशन में हैं, एक टीचर के रूप में हमारी ट्रेनिंग, लर्निंग और लर्निंग, रीलर्निंग, हम अपने आप को कितना बदल सकते हैं। और इसमें और नयापन लाने के लिए जो एक पॉइंट में रखना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा में जो लाया गया प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का, यानी कोई प्रैक्टिकल फील्ड में, कोई जर्नलिज्म फील्ड में है, कोई कंप्यूटर साइंस के फील्ड में है, हमारे साथ साथ थ्योरी के साथ साथ जो अप्लाइड फील्ड में जो लोग हैं, उस फील्ड को भी साथ साथ जोड़ना। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, जो हायर एजुकेशन में बच्चे आते हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि भाई आप हायर एजुकेशन में क्यों आते हो, आपको ज़्यादातर बच्चे कहेंगे कि हम टीचिंग प्रोफेशन के लिए आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आते हैं। हमारा सिस्टम अगर पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जोड़ दें तो क्या सिस्टम बताए कि हम 10% से ज़्यादा को टीचर या प्रोफेसर बना सकते हैं? नहीं। जो 90% के आसपास बच्चे हैं, क्या हम उनको वो स्किल दे पा रहे हैं क्या, जिस स्किल से वो अपने आप को एम्प्लॉयबिलिटी से, इंटरप्रेन्योरशिप से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ पाए। यानी हायर एजुकेशन प्रोफेसर बनाने के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, जो हमारा ट्रेडिशनल माइंड सेट रहा है। और जो बच्चे आते हैं, रेस्ट अपने आप को अनएम्प्लॉयड समझते हैं, उनको हमारी क्या वो ट्रेनिंग दे रही है कि इंटरप्रेन्योरशिप। इसीलिए अगर 4th ईयर की बात मैडम ने की तो 4th ईयर में अगर आप देखें, अलग अलग स्ट्रीम है, रिसर्च स्ट्रीम है, इंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रीम है और एकेडमिक स्ट्रीम है। यानी जो चाहे वो स्किल करें, इंटरप्रेन्योरशिप करें या इस तरह के और भी कार्यक्रम से जोड़ पाएं, जिससे वो एम्प्लॉयबिलिटी ऑन द वन हैंड, और दूसरी तरफ से जो हमारे NAP 2020 में आए बच्चे हैं लेकिन उनके पास क्रिटिकल लाइफ स्किल्स नहीं है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, निगोशिएशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल, जो उसको एम्प्लॉयबिलिटी से जोड़ पाए। तो हमारी शिक्षा नीति टीचर्स के ट्रेनिंग के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के साथ साथ उनको क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जो NAP 2020 का हिस्सा है और एम्प्लॉयबिलिटी का स्कीम, इस माइंडसेट को हमें बदलना पड़ेगा NAP 2020 में कि हमारा जो सिस्टम हायर एजुकेशन है वो सिर्फ टीचर या प्रोफेसर बनाने के लिए, हर तरह की स्किल दी जानी चाहिए, चाहे वो हाउस मैनेजर हैं, चाहे वो रिक्शा, कोई भी है, वो ट्रेनिंग दें कि एक साथ मल्टीपल चैलेंजेस को टेक ओवर कर पाएं। और इसीलिए मल्टी डिसिप्लिनरी टी को लाया गया कि आप म्यूजिक के साथ कंप्यूटर साइंस या बाकी चीज़ें भी लाएं। और 4th ईयर को कंप्लीट स्पेशलाइज रखने की बात की गई कि आप चाहे इंटरप्रेन्योर बने, चाहे आप टीचिंग में जाएं, 75% से ज़्यादा हो, जिससे हमारा जो सपना 2047 तक 100% एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब 100% गवर्नमेंट जॉब से नहीं लेना चाहिए, हर हाथ को काम होना चाहिए। क्या हायर एजुकेशन इस तरह की शिक्षा पद्धति को नई शिक्षा नीति के माध्यम से दे पा रहा है, उसके लिए हम जैसे शिक्षकों को, व्यवस्था को और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह बदलाव की जरूरत है, तब ये इम्प्लीमेंट होगा। इनफैक्ट अगर हम इसको आगे बोले
कि द रूट टू डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज थ्रू हायर एजुकेशन। ये हायर एजुकेशन है कि अच्छे डॉक्टर्स देता है, अच्छे इंजीनियर्स देता है, आर्किटेक्ट्स देता है, चार्टेड अकाउंटेंट्स देता है, सब तरह के प्रोफेशन का जो रूट है वो आपका हायर एजुकेशन के द्वारा ही गुजरता है। तो टू मेक दिस सिस्टम मोर रोबस्ट हमें थोड़ी थिंकिंग की ज़रूरत है। टीचर्स तो रहेंगे और आप टेक्नोलॉजी और एआई से टीचर्स का रोल थोड़ा थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, लेकिन अब फिर भी हायर एजुकेशन एज अ सेक्टर हैज़ टू बी ब्रिमिंग विद अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्डर टू सर्व द नेशन और नेशनल डेवलपमेंट में। अगर हम हिस्ट्री देखें यूएस की, चाहे कोई भी डेवलप्ड नेशन की, आप ये देखिए कि इंडिया 300 साल और 200 साल पहले तक ये मोर देन 50% ऑफ द जीडीपी अपना जो है वो हायर एजुकेशन में लगाते थे, जिससे इनका सिस्टम बना और उसके फ्रूट्स वो आज तक यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने बनाई, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे ड्रग्स, उनका जो रेमिटेंसेस थे वो होस्ट कंट्री पे गए और वो सरप्लस उन्होंने अपने डेवलपमेंट में करा। तो आप जो अच्छी रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस देखते हैं वो सब जो है जो सरप्लस आया उनके पास, इकोनॉमिक सरप्लस आया, वो उससे बना। जी बिल्कुल। प्रोफेसर आरती, आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? जैसे कि प्रोफेसर राजेश ने कहा कि बहुत ज़रूरी है माइंडसेट चेंज करने की, एटीट्यूड चेंज करने की, टीचर्स की ट्रेनिंग की, न सिर्फ रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। साथ में जो बच्चे इस हायर एजुकेशन को ले रहे हैं वो भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका सही इस्तेमाल कर पाएँ, क्या लगता है आपको? देखिए, बच्चे तो यंग माइंड्स हैं और वो लोग अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड हैं। बहुत सारे काम वो शायद हम शिक्षकों से ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, गिवन देम द राइट पाथ टू लर्न, राइट। तो उनको खाली रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, फिर वो अपना रास्ता आगे ले जाते हैं। हम लोग जब पीएचडी कराते हैं तो हम लोग खाली उनको थोड़ा कोर्स वर्क करके, थोड़ा बता करके उनको छोड़ते हैं, वो फिर बहुत सारा काम हमसे बेहतर और अच्छा करके लाते हैं और नई इन्फॉर्मेशन लाते हैं। जहाँ तक टीचर्स की बात है तो टीचर्स डू नीड रियल टाइम ट्रेनिंग, ये कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो जिस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी फेस टू फेस और होती है तो वो ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, वो ऑफलाइन होनी चाहिए टू सी एनी टाइम ऑफ रियल टाइम इम्पैक्ट। तो जो ऑफलाइन ट्रेनिंग है जिसमें आप जा कर सीखें और करें, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और टीचर्स जब अपना रिसर्च करते हैं, सो दैट रिसर्च की अपॉर्चुनिटी देने से जो जब हम देते हैं तो ट्रेनिंग की आवश्यकता को थोड़ा कम कर देते हैं। जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और ज्ञान को उसको रिफॉर्म कर रहे हैं और नई चीज़ें ला रहे हैं। तो ट्रेनिंग थोड़ा मतलब ट्रेनिंग का दूसरा वर्जन ही रिसर्च है। तो आप जो है रिसर्च करें, वो ऑटोमेटिक ट्रेनिंग हो गई। नए जब हम कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं या नया एक रास्ता और निकालते हैं इन आवर ओन फील्ड्स, तो उसमें जो हम रिसर्च करते हैं वो अपने आप हम ट्रेन हो रहे हैं, क्योंकि आप उसकी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, डेटा ला रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उससे नई फाइंडिंग्स ला रहे हैं। तो वो रिसर्च ही अपने आप में ट्रेनिंग है। इसलिए जो ट्रेनिंग जैसे हम समझते हैं कि 1 महीने का कोर्स कर लो, 10 दिन का कोर्स कर लो, वो तो फिर एक टिक मार्किंग सिस्टम होता है। वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट एंड थिंक अबाउट what is actually making a change in us। तो ट्रेनिंग तो टिक मार्क के लिए सर्टिफिकेट्स बहुत सारे लोग आजकल करते हैं और मिलते हैं, बट इसके बियॉन्ड जा करके कि हम में क्या चेंज आया, अगर हम खुद पे देखें तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटीज़ दें और रिसर्च की फंडिंग बढ़े और रिसर्च के मौके बढ़े, और जो हमारा शेड्यूल जो बनता है, जो वर्क एलोकेशन है, उसमें रिसर्च का एक कंपोनेंट ऐड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर राजेश, जो तमाम बदलाव हो रहे हैं इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में, उसके बाद अगर हम इंडियन हायर एजुकेशन इकोसिस्टम की बात करें तो कितना सिर्फ ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बल्कि हम देखें फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आपने बहुत अच्छा कहा कि हमारी कोशिश है कि पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो लोकल से ग्लोबल की हम बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल पे हम अपॉर्चुनिटीज़ को बच्चों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करें और हमारे भी बच्चे बाहर जाएं। इस तरह के काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में याद है हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, हम लोगों ने कई जर्मनी और इनके साथ 6-6 महीने के लिए भी क्रेडिट ट्रांसफ़र का कोर्स प्रारंभ किया है और जिसके माध्यम से दोनों के बच्चे, जर्मनी और यहाँ के बच्चे आ जा सकते हैं। बहुत से यूनिवर्सिटी में ये एफर्ट्स हुए हैं, लेकिन जो अभी हम लोगों ने विस्तार से बात की कि चूँकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमें प्रॉपर टीचर्स की ट्रेनिंग
और वो फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी बात NAP कह रहा है उसको हमें लाना है, जिससे कि हमें ग्लोबल लेवल से बच्चों को जो इंटरनेशनल बच्चे ला पाएँ। यानी जो हमारा कंपटीशन है पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जो अभी बात किया है, और मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी अप्रैल 2025 में कंटिन्यूइंग एजुकेशन के तहत जब मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था तो मैं देख रहा था कि सबसे ज़्यादा जो वहाँ का इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था कंटिन्यूइंग एजुकेशन का, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज लगातार देना। मैडम ने अभी 8 से 8 की बात की। मैं जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता था तो मैं कई बार सोचता था कि ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज बंद क्यों हो। अगर हमारा सिस्टम 11 बजे तक अलाउ होता है तो सॉरी, हम ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज के माध्यम से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों यूज नहीं करें। लेकिन उसमें आवश्यकता है कि हम 8 से 11 बजे तक नहीं है। हॉस्पिटल में जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो 15 घंटे के लिए नहीं है, वो अपने शिफ्ट के अनुसार है, लेकिन इंस्टीट्यूशन खुला है। चाइना ने भी इस मॉडल को किया, हमें भी इस मॉडल को, जो लोग 8 से 8 की बात करते हैं, मैं तो 8 से 12 की बात करता हूं। क्यों? क्योंकि हमें 8 से 12 नहीं ला रहा है। कुछ टीचर 8 से 10 रहे, कोई 12 से 1 रहे, 1 से 1 रहे, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाए वो सिर्फ फॉर्मल सिस्टम के बच्चे ट्रेडिशनली जो इनरोल हैं उन्हीं के लिए नहीं हों, बल्कि जो नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल जिसकी बात UGC रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग में करती है, कि उनको भी मान लीजिए कुछ कोर्सेज हम हाउस मैनेजर के लिए, कुछ फार्मर्स के लिए चलते भी है IRI में, कि जो ट्रेडिशनली स्टूडेंट UG PG में है वो तो कोर्सेज ले ही रहे हैं, जो आउट ऑफ बॉक्स हमारी सोसाइटी के बाकी स्टेक होल्डर हैं उनको कंटिन्यूइंग एजुकेशन के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन दें, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो 100% स्किलिंग का है और 100% एम्प्लॉयमेंट का है। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल सभी स्ट्रीम के बच्चों को हमें लाना है। हम ट्रेडिशनली सिर्फ उन्हीं की बात न करें जो हमारे हायर एजुकेशन के सिस्टम में आ पाता है। यानी हम व्यक्तिगत रूप पे तो इस विचार को रखते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशन बंद ही क्यों हो, हमारा इंस्टीट्यूशन खुला हो। ये मॉडल कई जगह किए भी गए हैं। मान लीजिए कहीं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हो, कहीं ट्रेडिशनल टीचर्स हों, कहीं पर बाहर से एक्सपीरियंशियल लर्निंग टीचर हों, नए नए एक्सपेरिमेंट को किया जाए, जिससे कि हम 100% एम्प्लॉयबिलिटी या 100% स्किलिंग को देने के लिए हमें आउट ऑफ बॉक्स सिस्टम से, ट्रेडिशनल सिस्टम से निकल के नयापन लाना पड़ेगा। तभी जो हम थ्योरी में कहते हैं हम उसको प्रैक्टिस में लागू कर पाएंगे, और तभी हम NAP 2020 को इन वर्ड एंड प्रैक्टिस ट्रूली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने सभी स्टेक होल्डर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर राजेश। प्रोफेसर आरती, बिल्कुल समय ख़त्म हो रहा है, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे। इंडिया में हायर एजुकेशन में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, ये हमारा आज डिस्कशन का टॉपिक था, इस पे कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे चाहेंगे। देखिए, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सीमलेस होनी चाहिए। जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एकदम ही टचिंग द स्काई हैं, क्योंकि आपको अब जो है हर तरह से पेडागॉजी हो, चाहे करिकुलम हो, चाहे एग्जामिनेशन रिफॉर्म हो, नाउ यू कैन डिज़ाइन योर डिग्रीज थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। संभावनाएं असीमित हैं, लेकिन आपको अपनी सीमाएं देखते हुए काम करना है कि कैसे आप उसमें एक्सपर्टीज करें। ऐसा ना हो कि इतनी चीज़ें आप नई ट्राई करें कि आप कुछ भी ना सीख पाए। आप ये देखें कि आपका स्टैंड पॉइंट स्ट्रांग हो और आप जो हैं उस स्टैंड पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ पाएं, और इन असीम जो चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको आप लेवरेज कर पाएं। जी बिल्कुल, आप दोनों ने वक्त निकाला। प्रोफेसर आरती, प्रोफेसर राजेश स्टूडियो में आए और इतनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज हम बात कर रहे थे इंडियन हायर एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ की। तो जैसे कि बताया, अपॉर्चुनिटीज़ तो अनलिमिटेड हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल अब हायर एजुकेशन हो गई है, और आप कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं ये हमने डिस्कस किया। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हम आपके लिए और किस तरह के नॉलेज पर प्रोग्राम तैयार करें, आप हमें मशवरा दे सकते हैं। इसके लिए हमारा email ID है hopddurdu@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।